रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। राजधानी में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को भी किया संबोधित। देहरादून में आयोजित संवाद 2023 कार्यक्रम में सीएम धामी ने की प्रतिभाग। केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों पर की चर्चा। केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर के सड़क, हवाई, रेलवे कनेक्टिविटी के साथ ही अन्य क्षेत्रों में कर रही है अभूतपूर्व कार्य। सीएम धामी का आया बयान। प्रदेश के विकास को लेकर के सीएम धामी का आया बयान। कहा, सरकार शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप कर रही है प्रदेश का विकास। उत्तराखंड में अब जबरन धर्मांतरण को लेकर के सीएम धामी ने दिए सख्त कदम उठाए जाने के संकेत। कहा, इसके लिए प्रदेश में लागू किया गया है सख्त धर्मांतरण कानून। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फिर किया बीजेपी पर हमला। कहा, किसी भी हड़ताल पर एस्मा लगाना साबित करना है कि बीजेपी का नहीं है संवैधानिक लोकतंत्र विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हारिस। उत्तराखंड के काशीपुर में विगत दिवस एक आम के बाग में आधा दर्जन से अधिक बंदरों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आज पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना के शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिनको पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बाजपुर रोड स्थित एक आम के बाग में लगभग 8 से 10 बंदरों के शव बरामद हुए थे, जिसके बाद वहां लोगों का हुजूम जुड़ने पर जम करके हंगामा हुआ, जहां पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बंदरों के शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पाया गया कि बंदरों को जहर देकर के मारा गया है। जिसके बाद पुलिस ने आम के बाग के ठेकेदार 9 लोगों को पुलिस में हिरासत में लेकर के कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने बंदरों की जहर देने की बात को कबूल किया है। इस मामले का आरटीआई थाना पुलिस में पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा द्वारा खुलासा करते हुए मीडिया के सामने आरोपियों को सामने बुलाते हुए बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी बरेली शहर उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने बंदरों से आम की फसल नष्ट होने को बचाने का जहर दिया था। पुलिस आईटीआई पुलिस को एक सूचना आई थी 112 के माध्यम से, जिसमें ये बताया गया था कि जैतपुरा मोड़ पे एक आम का बगीचा है जो दिल्ली में रहने वाले संदीप शर्मा का है। वहाँ पर कुछ उनके द्वारा ठेकेदार रखे गए हैं और साथ में उनके 8-9 सहकर्मी हैं। इनके द्वारा कुछ वहाँ पर वन्य जीव हैं, उनको जहर देके मारा गया है और इसी सूचना पर काफ़ी सारी भीड़ वहाँ पर जमा थी। सूचना पर तत्काल आईटीआई थाना पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और मौके पर उन्होंने सभी वन्य जीवों को पूरे आम के बाग में तब पूरी छानबीन और तलाशी लेने के बाद वन्य जीवों को कई सारे 8 वन्य जीव मृत पाए गए थे और उनको निकाला भी है और उनको तत्काल पशु चिकित्सालय भेजा है पोस्टमार्टम के लिए। वहीं रुड़की के बेल्डा ग्राम में कुछ दिन पहले ही दलित समाज के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसमें जहां पर एक तरफ पुलिस प्रशासन ने युवक की मौत दुर्घटना से होने का दावा किया था, तो वहीं मृतक युवक के परिजनों व समाज के लोगों ने एक अन्य समाज के युवक पर दलित समाज युवक की हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद गाँव में बड़ा बवाल भी हुआ था। वहीं कल अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी बेल्डा ग्राम पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और सोमवार को भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद का बेल्डा में मृतक युवक के परिजनों से मिलने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसके चलते आज भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद सैकड़ों की भीड़ में अपने समर्थकों के साथ बेल्डा ग्राम में पहुंचे थे। इस दौरान रजवाड़ा फार्म हाउस पर एक बड़ा काफिला दिखाई दिया, जिसमें बाइकों और कारों में भारी संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने जय भीम के नारे लगा करके मृतक युवक पंकज को इंसाफ दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। वो पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद पुलिस प्रशासन से मुलाकात करके वार्ता करेंगे। अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आने वाले समय में महापंचायत की जाएगी। जिनके साथ अन्याय हुआ, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, उनको न्याय दिलाने के बजाय पूरी सरकार और पूरा प्रशासन, पुलिस अपराधियों का समर्थन कर रही है। और जिस तरह 24 घंटे के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, रात को 3 बजे एप्लीकेशन ली जाती है, 8 बजे मुकदमा दर्ज दिखाया जाता है,
और उसके तत्काल 2-2 मिनट बाद जो है ना दलित समाज के लोग मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ कार्रवाई हुई है, पीड़ित के पिता को पीटना, यहाँ गांव की महिलाओं को पीटना, बच्चों को पीटना, पुलिस के साथ अब जिन्होंने अपराध किया उनके समाज के लोग आके और ये दुर्घटना, इस तरह की घटना को अंजाम देना, पुलिस द्वारा फायरिंग करना, ये इस बात का स्पष्ट संदेश है कि वो इस समाज को, दलित समाज को डराने धमकाने और जो ये पलायन जैसा माहौल बनाए, ये उसकी पूरी जो है पटकथा ये पुलिस, सरकार और प्रशासन के और अपराधियों के सहयोग से रची गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 के उत्तराखंड के विकास में बनाए गए जिला विकास प्राधिकरण के अनुसार प्रदेश के जिलों में प्राधिकरण की अनदेखी करके धड़ल्ले से हो रहे निर्माण कार्यों के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 अगस्त की तिथि नियत की है। हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके कहा कि 2017 में उत्तराखंड के विकास के जिला विकास प्राधिकरण बनाया गया था, जिसमें निर्माण कार्यों को करने से पूर्व प्राधिकरण से अनुमति लेकर के नक्शा पास कराना अनिवार्य था, लेकिन 2017 में नियमों में बदलाव के पश्चात निर्माण कार्यों में प्राधिकरण से नक्शा पास कराने पर अनुमति पर छूट दे दी गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अवैध निर्माण के चलते भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड में सन 2017 में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बने, जिसमें जिले के लगभग संपूर्ण क्षेत्र को डेवलपमेंट एरिया मान के वो प्राधिकरण के जुरिस्डिक्शन में लाया गया कि वहाँ कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन कुछ भी होता है तो वो प्राधिकरण के नियम के हिसाब से होंगे। 17 मार्च 2021 को एक नोटिफिकेशन ये आया कि वर्ष 2016 से जो पुराने प्राधिकरण के क्षेत्र थे वहाँ तो मैप सैंक्शनिंग प्रोसेस चलता रहेगा, बट जो नए क्षेत्र बाद में शामिल किए गए वहाँ के लिए मैप सैंक्शनिंग इन्होंने सस्पेंड कर दी, यानी कि वहाँ मैप सैंक्शन करने के लिए कोई प्रक्रिया रखी नहीं। स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रामनगर के रानीखेत रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने के साथ ही ठेले एवं खोखे भी जब्त करने की कार्रवाई की। एसडीएम गौरव चटवाल के नेतृत्व में चलाए गए अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन की कार्रवाई की भनक लगते ही अतिक्रमणकारी स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटाते हुए दिखाई दिए, तो वहीं जिन लोगों ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया था उसे हटाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई। देखिए, रानीखेत रोड पे काफ़ी क्योंकि ये एक पुराना रोड है और इस पे जो है काफ़ी तरह का इंक्रोचमेंट था, काफ़ी जो थे अवैध ठेले और कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो आज वो सारी चीज़ें हमने यहाँ से हटवा दी हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि इस सड़क पे जो ये जाम की समस्या है और जो दुर्घटनाओं की समस्या है उससे निजात पाई जा सके। और आज बड़ी खुशी की बात है कि जनता भी हमारे साथ है, शासन भी साथ है और प्रशासन की ओर से, इसलिए जो है जनता और शासन के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। सर, एक मामला आया है कि जो खोखे हैं लगे हुए अवैध रूप से, उनको नगर पालिका द्वारा हब पट्टे बनाने का आदेश दिया गया, उनसे भवन कर लिया जा रहा है, उस पर क्या कार्रवाई? उसके लिए उनको हम बता दिया गया कि इस तरह के वो ना करें और जो अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी उसको वो करें और जिससे अतिक्रमण उत्पन्न होता है उन चीज़ों को वो तत्काल बंद कर दें। बागेश्वर जिले के मुख्यालय में 2 नदियां होने के बावजूद यहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यालय के भतरौला भट्ट गांव, मजिया खेत सेंज, आदर्श कॉलोनी, नदी गांव, कठायता बड़ा, 84, जीतनगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। लोगों को पेयजल के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो पाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाने से ठाकुर द्वारा वार्ड के लोगों का पारा चढ़ गया है, जिससे आक्रोशित लोगों ने जल संस्थान कार्यालय परिसर में विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने अविलंब पेयजल की आपूर्ति नहीं होने की दशा आमरण करने की चेतावनी दी।
नंबर 6 भतरौला भट्ट कॉलोनी। मैं पूरे ग्राम वासियों की तरफ से बोल रहा हूँ। 3 माह से यहाँ पानी की भारी दिक्कत चल रही है। कई बार प्लम्बर को बुलाने के बाद भी वो कहता है ये सारी गलती अधिकारियों की है। अधिकारियों के पास जाओ तो वो कहते हैं कोई वो हम जल्दी से जल्दी इस पर मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। 3 माह से हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परेशानी हो रही है। सभी लोग बहुत दूर दूर जा रहे हैं पानी लेने के लिए, सबसे बड़ी दिक्कत है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो पानी कुछ जगह आ रहा है कुछ और खाली बहता हुआ पानी भी हम देख रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पानी बहना गलत है। वो अगर हमारे काम आ जाए या परिवारों को, सब इतने सारे परिवार वहाँ पे रह रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं, तो ये चीज़ गलत है। मैं सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो देखें और एक बार जैसे अभी बता रहे थे वर्जिश की लाइन मैन की बहुत दिक्कत है, उसे कॉल करने के बाद भी वो नहीं आ रहे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर हरिद्वार से है, जहां पर रानीपुर पुलिस और सीआईयू हरिद्वार के संयुक्त टीम ने चेन स्नैचिंग की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए वेस्ट यूपी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से झपटी गई 2 सोने की चेन बरामद हुई है। पिछले दिनों भेल सेक्टर 3 निवासी अशोक कुमार की मां के गले से सोने की चेन झपट ली गई थी। इसी तरह 4 दिन पूर्व उर्मिला निवासी की शिवालिक नगर से उनके गले से उस वक्त चेन झपट ली गई थी जब वो घर से बाहर कूड़ा फेंकने गई थी। सीसीटीवी कैमरे में चेन स्नैचर कैद हो गए थे, जिसके बाद सीआईयू और रानीपुर कोतवाली पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में जुटी हुई थी। हरिद्वार एसपी क्राइम रेखा यादव का कहना है कि पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सोनू उर्फ अभिनव एवं जितेंद्र उर्फ जीतू बताया। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गई बाइक बरामद हुई है। चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने के बाद आरोपी श्रवणनाथ नगर के एक होटल में ठहर गए थे। लूटी गई चेन होटल के कमरे में तकिया के अंदर छुपा करके रखी गई थी। शहर क्षेत्र में लगातार कुछ घटनाएं चेन स्नैचिंग के संज्ञान में आई थी, जिसके चलते तहरीर मिलने पर उसमें अभियोग पंजीकृत किए गए एवं टीम डिप्यूट की गई। चूँकि ऐसी घटनाएं शहर के लिए एक भय की स्थिति पैदा करती है, हमारे द्वारा इसमें टीमों का गठन किया गया, उन्हें अलग अलग टास्क दिए गए। इसी क्रम में एक सफलता हासिल हुई है, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके द्वारा शहर क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटना को कारित की गई थी। क्योंकि अभियोग पंजीकृत था, अभियोग मिल गए हैं, इसमें आगे की कार्रवाई की जाए। दोनों अभियुक्त बरेली क्षेत्र के रहने वाले थे। यहाँ आकर के किसी होटल में कमरा लेते थे, घटना कारित करते थे, वापस अपने होटल में आराम कर लेते थे। इस चक्कर में हम लोग जो चेकिंग वेकिंग कराते हमारे पकड़ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि फिर से घटना अटेम्प्ट करने जा रहे थे। उस दौरान कुछ फुटेज हमें प्राप्त हुई, उसको हमारे द्वारा ट्रेस किया गया, उनका रास्ता पता किया गया और उनको पकड़ा गया। वहीं नैनीताल पुलिस डिजिटल मोड को लगातार बढ़ा रही है। ट्रैफिक के चालान हो या फिर अन्य चालान ऐप हो या फिर ई चालान के माध्यम से नैनीताल पुलिस द्वारा डिजिटल पुलिसिंग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी से मई तक 15,000 ई चालान करके 60 लाख रुपए का बड़ा जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के ट्रैफिक आई ऐप द्वारा बड़ी संख्या में चालान किए गए हैं, जिसमें डिजिटल माध्यम से ही राजस्व वसूली भी की गई है। एसपी ट्रैफिक जगदीश चंद्र ने बताया कि नैनीताल पुलिस डिजिटल माध्यम से ट्रैफिक के नियमों को लागू करने के साथ ही यातायात उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसे भी अधिक डिजिटलाइजेशन करने की कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो आधुनिक जो ऐप्स हैं और जो इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है चालान की कार्रवाई में, इसमें अभी तक जनवरी से मई के अंतिम तिथि तक लगभग 15,000 चालान जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए गए हैं, ई चालान किए गए हैं और लगभग 60 लाख रुपए की जो धनराशि संयोजन शुल्क के रूप में जमा कराई गई है राजकोष में। इसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस ऐप है उसमें ट्रैफिक आई ऐप है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति चालान कर सकता है, उसके थ्रू भी चालान किए जा रहे हैं। इस ढंग से जो यातायात पुलिस है पूरे प्रदेश में और नैनीताल जनपद में खासकर इलेक्ट्रॉनिक मोड को बढ़ावा दे रही है। चालान करने के लिए लोगों को पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमने अपने जितने भी सीपीयू के चाहे टीमें हों या यातायात पुलिस की टीमें हों, इवन थानों में भी कार्ड स्वैपिंग की मशीनें दी हैं और बैंकों से उनका टाई अप हुआ है। तो इस मोड को लगातार यातायात पुलिस बढ़ा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कोरोना महामारी के चलते चुनाव संभव नहीं हो सकते थे। इस बार 20 जुलाई तक नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। बता दें कि प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का चुनाव हर 3 साल में एक बार होता है। ये चुनाव के संबंध में, चुनाव चूँकि काफ़ी समय से ड्यू थे, इसलिए चुनाव के संबंध में हम लोग पहले से ही काफ़ी तैयार थे। और चूँकि पहले ही लेट हो चुका है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम चुनाव करवा दें। हमें अगले महीने की 20 तारीख तक लिए चुनाव करवाने को कहा गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे इस समय के अंदर चुनाव करवा पाएँ। आज प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री और श्री संरक्षक हमारे बाबूलाल गुप्ता जी की अध्यक्षता में जो आज मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी घोषित किया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उनका। प्लस मेरे साथ में जो मेरे सहयोगी के रूप में हमारे गढ़वाल प्रभारी सुरेश बिश जी, हमारे कुमाऊं प्रभारी अश्विनी छाबड़ा जी और हमारे राजेश अग्रवाल जी जीएसटी प्रभारी, ये सब लोग मेरे साथ रहेंगे। बहुत ही अनुभवी टीम है हमारे पास और हमें उम्मीद है हम बहुत अच्छा सफल चुनाव करवा। देखिए, हमारे चुनाव जो है कुछ समय से लंबित थे, क्योंकि हमारा कार्यकाल, पिछला कार्यकाल जो कार्यकारिणी का था वो समाप्त हो चुका था नवंबर में। तो अब जो है हम लोग ये पर्यटन सीजन और तीर्थाटन का जो हमारा मेन सीजन है उसको देखते हुए हमने जून तक थोड़ा अवॉइड रखा था। तो अब जून के बाद 20 जुलाई तक की हमने डेट दे रखी है। 20 जुलाई तक हम चुनाव करवाने के लिए हमने आज इस संदर्भ में हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं श्री प्रमोद गोयल जी, उनको कार्यभार दे दिया है कि भाई अब आप 100 संभालें। और आज से आचार संहिता भी लग गई है। तो हमारे महामंत्री जी ने जैसा भी पूरे सदन को बताया कि भाई अब जो है आचार संहिता लग चुकी है और हमारा जितना पूरा इसका वो है वो अब चुनाव अधिकारी देखेंगे। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद खत्म हो नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर नए नए वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। वहीं इन वायरल वीडियो को लेकर के बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सफाई दी है। मंदिर प्रबंधन ने इस विवाद को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि श्री केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यात्रा में खलल डालने और सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत श्री केदारनाथ के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने वाले दीनादाता की मंशा पर सवाल उठाए। गर्भगृह में लगे सोने की पीतल को बताया जा रहा है कि जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर नए नए वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। तो वहीं इन वायरल वीडियो को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सफाई दी है। मंदिर प्रबंधन ने इस विवाद को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि श्री केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यात्रा में खलल डालने और सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत श्री केदारनाथ के गर्भगृह को स्वर्ण मंदिर करने पर दानी दाता की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गर्भगृह में लगे सोने को पीतल बताया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने सोने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि गर्भगृह में लगा सोना पीतल में तब्दील कर दिया गया है। संतोष त्रिवेदी का दावा है कि 1.25 अरब से ज्यादा का ये घोटाला है, इसकी जाँच की जानी चाहिए। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं।
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की अनुमति दी। इसके एवज में ना ही दानी महानुभाव के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता किया गया और ना ही दानी महानुभाव की ओर से हमसे कोई शर्त रखी गई और ना ही उन्होंने इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए हमसे ATG का सर्टिफिकेट मांगा और ना ही हमारे द्वारा उनको ये प्रदान किया गया। मंदिर समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में ये कार्य संपादित करवाया और ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि दानी महानुभाव के द्वारा स्वयं के स्तर से स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से ये कार्य संपादित कराया गया। और इस केदारनाथ में पिछले साल सोना लगा रहे थे, लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने वहाँ पे बहुत विरोध किया और उन्होंने ज़बरदस्ती भगवान के सायन काल में वहाँ ज़बरदस्ती रात को सोना लगाया और उसके बाद चंद महीनों में भगवान केदारनाथ जी के गर्भगृह में जो सोना लगाया गया वो बहुत सारी जगह सोना निकल गया है। आखिरकार ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए और अच्छी कमेटी इस पर जांच करे, MMTC इस पर जांच करे। तब तक हमने मंदिर समिति को कहा था इस पर कोई सुधारीकरण काम नहीं होगा, न सोना लगेगा न सोने का पानी लगेगा। लेकिन आज सुबह में जब हमारे तीर्थ पुरोहित वहाँ गए, वहाँ देखा कि सारा सोने की पॉलिश वहाँ पे हो रही है। जब सोना था तो सोने की पॉलिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं अब मंदिर के भीतर की कुछ नए वीडियो जारी किए गए हैं। वीडियो में सोने की पॉलिश भी दिखाई दे रही है और इस पॉलिश को मंदिर की दीवारों पर किया जा रहा है, जिसके बाद केदारनाथ के लगभग सभी तीर्थ पुरोहित मंदिर के भीतर लगे इस सोने के विरोध में आ गए। वहीं राज्य में इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि देश में अन्य भी मंदिर हैं, लेकिन सारे विवाद मंदिर समिति के अधीन मंदिरों से ही क्यों उठ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी जांच की मांग की है, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुछ षड्यंत्रकारी देवभूमि के दान पर सवाल खड़ा करके दानदाता पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। कल केदारनाथ का सोना पीतल हो गया, ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर छाया हुआ है, किसी अच्छे काम के लिए नहीं, पुनः एक बार धामी राज में बुरे काम के लिए। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, उस पर कभी सवाल नहीं उठते। तमाम ऐसे मंदिर हैं हमारे देश के अंदर जिसमें सोना लगा हुआ है, वो पीतल नहीं होता। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में अजेंद्र अजय, जो कि BKTC के अध्यक्ष हैं, वो फोटो सेशन करवाते हैं सोना लगने के बाद। वो खुद अपने ऑफिशियल पेज से उसको ट्वीट करते हैं और उस वक्त भी विवादों में थे वो कि गर्भगृह में फोटो खिंचाना जब आम आदमी के लिए मना है तो अजेंद्र अजय ने कैसे खिंचाई। और आज आप साफ मुकर जाते हैं कि किसने लगाया, कौन दानदाता था, सोना लगाया, पीतल लगाया, तांबा लगाया, हमें पता नहीं, वो अपना ज्वेलर लाया था। आपको किस लिए चुना गया? आपको उत्तराखंड सरकार ने BKTC का अध्यक्ष मॉनिटर करने के लिए एक वॉच डॉग के रूप में बैठाया था। ये जो केदारनाथ में ये जो गर्भगृह में सोने की जो दीवारों पर जो काम होना था और जिसमें अब ये मामला प्रकाश में आया है कि सोने की जगह पीतल पर सोने का पानी चढ़ा करके काम कराया जा रहा है, तो देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि धर्म से जुड़ा मामला है। जिस सज्जन ने भी इस काम को करवाया और जो वहाँ की जो समिति है, जो मंदिर समिति है, उसको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए था। देखिए, पहली बात तो बहुत मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि मंदिर समिति द्वारा इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। मंदिर से स्पष्ट बताया कि उस जो भी वो सोने की धातु से जहाँ वो चढ़ाया गया है, वो उसको निर्माण करने का काम उस दानदाता का ही है। और अभी जब कल और उसकी जांच की गई तो प्रत्यक्ष रूप से वो शुद्ध पाया गया। अब बिना देखे बिना समझे आरोप लगाना, ये देवभूमि की मर्यादा को खंडित करने वाले कुछ शरारती तत्वों का काम है। और मैं जो भी इस पर प्रश्न खड़ा करेगा उसे मैं शरारती तत्व ही कहूँगा। और मेरा ये कहना है कि देवभूमि के दान पर प्रश्न खड़ा करके वो दानदाता का अपमान कर रहे हैं, इसलिए ऐसी सब बातों से बचना चाहिए। मैंने कल अखिलेश यादव जी से भी कहा चैनल के माध्यम से कि आप केदारनाथ आइए, बद्रीनाथ आइए, लखनऊ से गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है।
कुल मिलाकर केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आए दिन नए नए वीडियो विवाद को और बढ़ा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या तीर्थ पुरोहित ऐसे ही सवाल उठाने लग गए? आखिर सारी जिम्मेदारी दानदाता की ही है। क्या मंदिर समिति के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे गुणवत्ता पर सवाल न उठाया जा सके? सवाल तो ये भी है कि लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वो षड्यंत्रकारी हो गए हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आगे देखिए हमारा अगला कार्यक्रम मंथन, हमारे वरिष्ठ संपादक दुर्गेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार।